वेलकम टू माय चैनल एडवांस टाइप टू सक्सेस। तो आप लोग के लिए फिर से एक नई क्लास हम लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। आप सब जुड़ जाइए हमारे साथ। देखिए आज आप लोग के लिए क्या नए क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के। तो अगर आप भी यहाँ पे किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी टीचर रिक्रूटमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं केवीएस में, एनवीएस में या फिर DSSB में आप काम करने का सपना देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर तरह की टीचर जॉब के लिए अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज़ है और हर एक कंटेंट पर हम धीरे धीरे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए और यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके लिए क्या नए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। किसी वस्तु को बहुत अधिक संख्या में के संदर्भ के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए, जीवन की विविधता समझने के लिए, जीवधारियों की अधिक उपयुक्त रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, इनमें से क्या रीजन है, आंसर करेंगे और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन को चारों नोट करने की जरूरत नहीं है। जो ऑप्शन सही है ऑप्शन केवल आप वही नोट करेंगे, ठीक है, जो सही है आपका। बाकी आप क्वेश्चन को आप नोट करते चले जाइएगा। चलिए आपने बता दिया इसका आंसर, सभी ने कमेंट सेक्शन में बता दिया आंसर। फिर हम बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? तो यहाँ पे देखिए चारों ही, ये तीनों ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही है। ये तीनों ही चीज़ों के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसकी अधिक उपयुक्त रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हमें आवश्यकता होती है, जीवन की विविधता को समझने के लिए भी हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है और वस्तु को बहुत अधिक संख्या में संबंध में प्रदर्शित करने के लिए भी हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होगी। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब आप चार ऑप्शन को नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 देखिए क्या है। पदानुक्रमीय वर्गीकरण या हायरार्चियल क्लासिफिकेशन जो है, इसका तात्पर्य क्या है? हायरार्चियल क्लासिफिकेशन तात्पर्य क्या है? ऑप्शंस है प्रभागों को वर्गों में विभाजित करना, वर्ग को गणों में विभाजित करना, गणों को कुलों में विभाजित करना, वस्तुओं को एक के बाद एक श्रेणी में रखना। और ये क्वेश्चन आपका एम्स 2012 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। हायरार्चियल क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? देखिए हायरार्चियल क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, वस्तुओं को एक के बाद एक श्रेणी में रखना, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, पादप वर्गीकरण की लीनियस पद्धति आधारित है। ऑप्शंस है आकारिकीय एवं शारीरिक लक्षणों पर, विकास के प्रकार पर, पुष्पीय लक्षणों पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। UPCPMT 2009 में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि पादप वर्गीकरण की लीनियस पद्धति आधारित है किस पर। अगर आप एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में टीचर बनने का सपना देखते हैं, उसका अभी फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम हो चुका है, सेकंड फेज का होना है एग्ज़ाम। अगर आप उसको तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। DSSB के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अभी, उसके भी यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंड्स, DSSB बायोलॉजी के लिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पादप वर्गीकरण की लीनियस पद्धति आधारित है, किस पर आधारित है लीनियस पद्धति पादप वर्गीकरण के लिए? पुष्पीय लक्षणों पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पुष्पीय लक्षणों पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वनस्पति शास्त्र की शाखा जो पादप वर्गीकरण, नामकरण और पहचान संबंधित है को कहते हैं। ऑप्शंस है पादप वर्गीकी, पारिस्थितिकी, आकारिकी या कारिकी। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर आंसर कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन, चलिए
देखिए इसका आंसर, वनस्पति शास्त्र की शाखा जो पादप वर्गीकरण, नामकरण और पहचान से संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं। बहुत ही इजी आंसर है इसका, पादप वर्गीकी कहेंगे। ठीक है, पादप वर्गीकी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए ऐसे क्वेश्चन से आते हैं आपके एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये क्लासेस। चलिए देखते अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। लीनियर्स को श्रेय दिया जाता है। ऑप्शंस है द्विनामकरण पद्धति के लिए, स्वतंत्र अपव्यूहन सिद्धांत के लिए, ए एवं बी दोनों के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। लीनियर्स को किसका श्रेय दिया जाता है, नोट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। लीनियर्स को श्रेय दिया जाता है किसका, ऑप्शंस देख लिया सभी ने। तो लीनियर्स को द्विनामकरण पद्धति के लिए श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्या है। लीनियर्स की द्विनामकरण पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव का नाम है। तो क्या है प्रत्येक जीव का नाम, ऑप्शंस है दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया एक नाम, दो नाम एक लैटिन और दूसरा व्यक्ति का नाम, दो नाम एक वैज्ञानिक दूसरा प्रचलित, एक वंश का नाम दूसरा जाति का नाम। तो द्विनामकरण पद्धति में जीव के नाम का क्या अर्थ होगा आपको बताना है, किस किन चीज़ों को मिलाकर ये नाम बनाया गया है द्विनामकरण पद्धति में। ठीक है, नोट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टीजीटी, पीजीटी, हर तरह के एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही छाट के यहाँ पे लिए गए हैं। देखिए इसका आंसर क्या है। लीनियर्स ने जो द्विनामकरण पद्धति दिया था उसमें नाम को कैसे लिखते हैं, एक वंश का नाम होता है और दूसरा आपका जाति का नाम होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लिया। क्वेश्चन में देखिए 18 क्या है। द्विनामकरण का अर्थ है पौधे का नाम दो शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो वे दो शब्द क्या क्या होते हैं। पहला है ऑप्शंस वंश और जाति, जाति और किस्म, गण और कुल, कुल और वंश। तो द्विनामकरण पद्धति में हम नाम को कैसे लिखते हैं और जो लिखते हैं दो शब्दों में, वो दो शब्द कौन कौन से होते हैं मुझे बताएंगे आप आंसर करके। बहुत ही ईजी है इसका आंसर। एक आपका वंश होता है, दूसरा आपका जाति होता है। ठीक है, वंश और जाति। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान अध्ययन है। तो ऑप्शंस है जीवों की विभिन्नता में एक रूपता का, सभी जीवित जीवों का, पादप में वृद्धि तथा विभेदन का, या जीवाश्म द्वारा दर्शाए जीवन का। तो जीव विज्ञान अध्ययन है किसका, आंसर करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, चलिए आंसर कीजिए। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। जीव विज्ञान किसका अध्ययन है, सभी जीवित जीवों का अध्ययन है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जीव विज्ञान शब्द दिया, किसने दिया जीव विज्ञान शब्द, अरस्तु ने, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, हेक्सले ने, पुरकिंजे तथा वॉन मॉल ने। नोट करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, क्वेश्चन नंबर 20। जीव विज्ञान शब्द आपका किसने दिया था, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, सजीव तथा निर्जीव में मुख्य अंतर होता है। ऑप्शन है अमाप में, जीवदरा की उपस्थिति में, गति तथा वृद्धि में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या मुख्य अंतर सजीव एवं निर्जीव में, आंसर करेंगे।
सजीव और निर्जीव में जो मुख्य अंतर होता है वो है जीव द्रव्य की उपस्थिति। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। जीवन का भौतिक आधार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा। ऑप्शंस है जीव द्रव्य, भोजन, कोशिका या केंद्रक। जीवन का भौतिक आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 जीव द्रव्य है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सजीवों का एक अनन्य लक्षण है? तो ऑप्शंस है पृथक उपापचयी अभिक्रियाएं इन विट्रो होती हैं, केवल भीतर से भार में वृद्धि, पर्यावरण में घटित होने वाली घटनाओं का संज्ञान एवं उनकी स्मृति, बाहरी सतह एवं भीतरी दोनों ओर से पदार्थों के एकत्रण द्वारा भार में वृद्धि। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीव सजीवों का एक अनन्य लक्षण है? ठीक है, सजीवों का पूछ रहा है और ये आपका CBSE AIPMT 2000 आपका 11 में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, जो आपके फ्रेंड्स फैमिली में है, अगर वो भी यहाँ पे बायोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको भी आप क्लास शेयर कर सकते हो। ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप DSSB हो, KVS हो, NVS हो, CTET ही क्यों ना हो, उसके बाद AMRS हो, ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, हर तरह की यहाँ पे आपको बायोलॉजी के सेशंस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, हर तरह के आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे हर एक टॉपिक पर। चलिए इसका आंसर क्या होगा देखिए 23 का, सजीवों का एक अनन्य लक्षण क्या है? आंसर कर लिया सभी ने? पर्यावरण में घटित होने वाली घटनाओं का संज्ञान एवं उनकी स्मृति। ठीक है, सजीवों का अनन्य लक्षण है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका भित्ति मिलती है, सो ऑप्शन है जंतुओं में, पादपों में, विषाणुओं में, या इनमें से कोई नहीं। कोशिका भित्ति किसमें मिलती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति केवल पादपों में मिलती है, सभी को पता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, पौधे जंतुओं से भिन्न है, ऑप्शन है कोशिका कला होने में, स्वपोषी होने में, गति अनुपस्थिति होने में, या स्थानीय गति की अनुपस्थिति में। तो पौधे जंतुओं से भिन्न है किस प्रकार? क्वेश्चन को नोट करेंगे और आंसर कीजिएगा, और आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कि आपने कितने आंसर सही किए हुए हैं। आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पौधे जंतुओं से किस प्रकार भिन्न है? बिल्कुल आंसर क्या होगा, स्वपोषी होने में। पौधे स्वपोषी होते हैं परंतु जंतु स्वपोषी नहीं होते, जंतु हमेशा परपोषी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, वर्गीकी का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन है हिचिंसन को, लिनियस को, या हुकर को, या मेंडल को। वर्गीकी का पिता किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टार मार्क। और आंसर क्या होगा आपका, लीनियस। वर्गीकी का पिता आपको किसको मानते हैं हम? लीनियस, कैरोलस लीनियस को। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, जाति की जैव अवधारणा आधारित है। जाति की जैव अवधारणा, तो ऑप्शन है आकृतिक लक्षणों पर, जनन विधि पर, ए व बी दोनों पर, या जननात्मक बिलगन पर। तो किस पर आधारित है जाति की जैव अवधारणा? नोट कर लिया सभी ने? जननात्मक बिलगन पर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आंसर थोड़ा सा इसका आप लोग को लगा कंफ्यूजन वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।
देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण श्रेणियों का सही क्रम है? श्रेणियों का सही क्रम है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, कुल, उपकुल, वंश, गण, प्रभाग, वर्ग। वर्ग, गण, प्रभाग, उपकुल, कुल, वंश। प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, उपकुल, वंश। वर्ग, प्रभाग, गण, वंश, उपकुल, कुल। तो सही क्रम क्या है वर्गीकरण की श्रेणियों का? और ये आपका AFMC 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर MCQs है वो भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पे आपको बीच बीच में दिख भी रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर क्या होगा? वर्गीकरण की श्रेणियों का सही क्रम प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, उपकुल और वंश होता है, ठीक है। और लास्ट में जाति। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टार मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन, पौधे के वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शंस है एंगलर ने, लिनियस ने, बेंथम एवं हुकर ने या टिप्पो ने। तो किसने दिया था पौधों के वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति को? क्वेश्चन नंबर 29। और सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेनियस ने, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला आपका क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन है, विकासशील वर्गीकरण पद्धति को कहते हैं। सो ऑप्शंस है कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति, जातीय वृत्तीय पद्धति या इनमें से कोई नहीं। विकासशील वर्गीकरण पद्धति को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 29। तो 30 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 29 हम कर लिया ना, 39 नंबर क्वेश्चन है ये, 30 नंबर क्वेश्चन है, 29 हमने कर लिया है, 30 नंबर क्वेश्चन है। विकासशील वर्गीकरण पद्धति को हम क्या कहते हैं? जातीय वृत्तीय पद्धति कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोग ऐसे ही क्लास को लाइक शेयर कमेंट करते रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।